वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम मिलवाते हैं आपको ऐसे पाकिस्तानी इंजीनियर्स जिन्होंने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नया एजाज़ हासिल किया है। साजिद लखन वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें अमेरिका से 2 बैनुल-अक़वामी एनर्जी अवार्ड्स मिले हैं, एनर्जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अवार्ड 2025 और एनर्जी इनोवेटर अवार्ड 2022। ये एजाज़ात उनकी तवानाई के शोबे में शानदार खिदमात, जदीद तहकीक और एशिया भर के 48 ममालिक में एनर्जी प्रोफेशनल्स की तरबियत के एतराफ़ में दिए गए हैं। उनकी काविशों ने न सिर्फ तवानाई के शोबे में नई राहें खोली हैं, बल्कि पायदार तरक्की, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और क्लाइमेट एक्शन के हवाले से अमली इक़दामात की राह भी हमवार की है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। साहिर साहब, सच ए ग्रेट इनिशिएटिव एंड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आउट ऑफ पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे मौजूद थे। 93 कंट्रीज के लोग वहाँ पे मौजूद थे, और मैं पूरे सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज मौजूद हैं, तो उसमें से मुझे नॉमिनेट किया गया 2025 एनर्जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अवार्ड के लिए। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि जो अवार्ड मिले हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था, एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन यू डिड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी? देखिए, मैं 20 साल से इस एनर्जी सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ एज ए एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपर्ट। और वो लोग बेसिकली, उनका क्राइटेरिया बहुत सख्त है, तो मैं सालों से उसमें ट्राई कर रहा था। तो उनका क्राइटेरिया ये है कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा बंदा है जो ज़्यादा एनर्जी प्रोफेशनल्स को डेवलप कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है और ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। तो उन लोगों ने मुझे क्योंकि काफ़ी सालों से मैं अप्लाई कर रहा था, तो इस साल उन्होंने इसी बेसिस पे मुझे लिया कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को, एनर्जी प्रोफेशनल्स को डेवलप किया है। लास्ट हमारा 2024 में पाकिस्तान का जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो हमारा कौमी इदारा है नीका, उसके बिहाफ पे मैंने एज अ मास्टर ट्रेनर यहाँ कराची में तकरीबन कोई 25 के करीब एनर्जी मैनेजर्स को डेवलप किया। इसके अलावा बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिले हैं, जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इन हाउस जाकर हम लोग एनर्जी प्रोफेशनल्स को डेवलप करते हैं। उनको बताते हैं कि मोटर्स की, पंप्स की, बॉयलर्स की, जेनसेट्स की इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करनी है, और पानी के, स्टीम के, वाटर के, गैस के लीकेज को कैसे कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों की उनका एक क्राइटेरिया है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनी हुई है, जिसकी बेसिस पे वो सारा हमारा पिछले सालों का वर्कआउट देखते हैं, और उसी बेसिस पे फैसला करते हैं कि किसको ये अवार्ड मिलना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, आप जो है 48 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर किस मेयार पे इस वक्त है? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया है। दो बातें मेरे हिसाब से नियरेस्ट रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो जो अनइफिशिएंट हमारे प्लांट्स थे वो क्लोज हो गए, जो थर्मल के थे। मगर इस मरतबा एक नया इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग एनर्जी ने, वो है ISMO, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड द इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, जिसकी बेसिस पे अब आम कंपनियां भी जो है ना, सिस्टम के अंदर सस्ती बिजली दे सकती हैं, जो कि सिर्फ रिन्यूएबल होंगी, फॉसिल फ्यूल्स नहीं होंगे। तो मैं ये अच्छा। समझता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में हम इन कैपेसिटी चार्जेस से जान छूट जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इंडिपेंडेंट लोग आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की साइड से, जो कि मेन गेट के अंदर पावर देंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता जाके ना हमारी इन सब जो कन्वेंशनल फ्यूल से उनसे हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात की है, ये कॉमनर को क्या इसमें अफेक्ट होगा? क्या इसमें एक कॉमनर के लिए क्या इसमें खुशाइन बात हो सकती है? देखिए, इस वक्त कॉमन मैन जो है वो बेसिकली बिजली की प्राइस से सफर कर रहा है, और ये जो सिस्टम आ रहा है अभी ISO वो बेसिकली प्राइस को ही कम करेगा। अब रिसेंट सालों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि जब तक बिजली का यूनिट 26 रुपये नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मगर अब मसला ये है कि जब तक वो प्राइस डिक्रीज नहीं होगी, तब तक ना इंडस्ट्री को फायदा होगा, ना हमारे कॉमन बंदे को फायदा होगा। यही वजह है कि हर बंदा सोलर पे शिफ्ट हो रहा है, और इसका जनरल पर्सपेक्टिव पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है देखा जाए। क्योंकि अगर आम बंदा गेट को छोड़ता जा रहा है, वो सोलर की तरफ जाता जा रहा है, तो एक्चुअल में जो कास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो आपको हमें पे करनी पड़ेगी, जो लोग हम गेट पे ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हम गेट पे चल रहे हैं इस वक्त, केलेट पे चल रहे हैं, हमारे भापदा पे चल रहे हैं, या किसी भी और गेट सिस्टम पे हम लोग चल रहे हैं।
तो इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव आई बिलीव कि ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई इस तरह बारे में आ जाएगी कि आम बंदा अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं वो बैक टू द नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि अगर बिजली का यूनिट कम हो जाएगा, जिस तरह का एक प्लान लाया जा रहा है, ये जो प्लान है ये पाकिस्तान में कब इम्प्लीमेंट होगा, कितने साल लग जाएंगे इस इम्प्लीमेंटेशन में? बिकॉज हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस। 25 के अंदर अगले महीने में फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने प्रपोजल दिया है मार्केट के अंदर वो ये है कि 800 मेगावाट कोई भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का होगा वो ग्रिड के अंदर बेच सकता है सस्ती, और कोई बंदा उसको परचेज कर सकता है। तो पहली स्टेज तो ये है कि 800 मेगावाट है, मगर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड मोर देन 42,000 मेगावाट है, और 26,000 मेगावाट हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो हम बेसिकली एक ऐसे इम्बैलेंस स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं जिसमें निकलने के लिए हमें सालों साल लगेंगे, क्योंकि पिछले सालों में हम लोगों ने कैपेसिटी बेसिस पे जो है ना आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, और ओपन मार्केट में ये कोई भी प्रोड्यूसर आके सस्ती बिजली जो बेचेगा उससे बिजली ये ली जाएगी। और इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल सफ़र कर रही है। इंडस्ट्री अगर 26 रुपये से ऊपर जाते हैं तो इंडस्ट्री इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती बेसिकली, क्योंकि इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, जो हमारे मुकाबले में जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जो इंडिया है, जो चाइना हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर, तो उनकी जो प्राइस है वो तो बहुत कम है। और हम लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कोई प्लांट बंद हो रहा है, अगर कोई ऑर्डर मिस हो रहा है मिस हमारी इंडस्ट्री से, वो सिर्फ हमारी यूटिलिटी कॉस्ट से हो रही है, क्योंकि 10 साल पीछे जाएं तो ये यूटिलिटी कॉस्ट से 12% थी टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। अब इस वक्त मोर देन 45% हमारी कॉस्ट जो है वो सिर्फ यूटिलिटी की है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री का, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको लेके चल रही है, अब मैं दुआई कर सकता हूँ कि इस पॉलिसी को कंसिस्ट किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता इस मरला जाए और रिन्यूएबल एनर्जी आती जाए और फॉसिल फ्यूल सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाए। ठीक है। अच्छा साजिद लखन साहब, आपके ख्याल में हुकूमत को एनर्जी पॉलिसी में कौन से 3 बुनियादी इस्तेलाहात करने की ज़रूरत है, ताकि इस वक्त जो है करंटली अगर रिन्यूएबल एनर्जी भी पाकिस्तान में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो रिलीफ दिया जा सके? देखिए, हमारा जो मसला है ना वो हमारी पॉलिसी में तो मौजूद है। हमारी एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल अप्रूव हो चुका है उसमें उसका हल मौजूद है। हमारा कौम का मसला ये है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब हमें पहली चीज़ हमें ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो 15.6% है। तो अगर हम अपने सिस्टम में से ये टीएनटी लॉसेस को कम करें, और जितना हमारा एंड यूजर है जो इंडस्ट्री है वो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को लेके आए। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम यूज नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट को ये चाहिए एनर्जी पॉलिसी के अंदर कि इसको इम्प्लीमेंट करे कि जो भी अनइफिशिएंट चीज़ें हैं उसको आप सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करें, कन्वेंशनल लाइटिंग को हटा के एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग पे लेके आ जाएं। जो हमारे पास क्लास 1 की मोटर्स चल रही हैं जो 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी, इस वक्त प्रीमियम एफिशिएंसी क्लास 6 की आ गई हैं चीज़ें, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारे सिस्टम में चीज़ें मौजूद है मगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमें लीगली तरीके से इसको प्रेशराइज करके अपने अपने जो कंजर्व एनर्जी कंजर्वेशन बिल है जो नीका ने इम्प्रूव करवाया है पार्लियामेंट से, उसको हमें इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि एनर्जी मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के मैदानों में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, इस वक्त पॉलिसी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारा नेशनल रिस्क मैनेजमेंट के इदारे बन गए हैं, प्लानिंग कमीशन बहुत सारी काम कर रही है, मगर इन एक्चुअल जो है ना वो पाकिस्तान हमारे पास जो इस वक्त डिफोरेस्टेशन हो रही है हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। हमारे पास सबसे मसला ये है कि हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं, हमें अपने और दरख्त लगाने बेसिकली। हमारा जो मेन मसला है, हमारे पास मसला ये है कि हम जितनी भी इमिशंस हम इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमें ऐसे सिस्टम को करना चाहिए जो कार्बन क्रेडिट्स की बेसिस पे हम दुनिया को सेल भी कर सकते हैं। जितनी भी कार्बन है हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा डीपली और एग्रेसिव
स्टेज पे करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास लोग बड़े काबिल हैं, हमारे पास पैसा भी लोगों के पास है। मगर पॉलिसी की अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो हम सस्टेनेबिलिटी में, एनर्जी एफिशिएंसी में और अपनी एनर्जी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी इंजीनियर साजिद लखन साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वाकई जो है एक पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी। उससे जो है सनतों को बहुत फ़ायदा होगा और जो यूनिट की प्राइस है वो 26 तक चली जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट में बढ़ाव पैदा होगा और एक्सपोर्ट से ही पाकिस्तान जो है अपना ज़रा मुबादला जो है वो बेहतर बना सकता है। और ये भी कहा जा रहा है, और वो पाकिस्तान के पहले इंजीनियर हैं जिनको 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें एनर्जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अवार्ड और एनर्जी इनोवेटर अवार्ड उनके हिस्से में आया है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।